जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्स कॉन्वर्सेशन में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, हमारा एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हमने अभी तक कुछ थ्योरम्स करवाई हैं। आपको पता है कौन कौन सी? जी हाँ, हमने करवाई है आपको रोलेस थ्योरम, है ना, जिसको देखकर आपका रोना बिल्कुल नहीं निकला होगा। दूसरी हमने करवाई थी मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। तो मीन वैल्यू थ्योरम जब हमने करवाई तो उसमें हमने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था कर्व के ऊपर। आज ये थर्ड मीन वैल्यू थ्योरम है, विच इज कॉल्ड कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन लैग्रांजेस से कम ही आते हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ तीनों में, रोलेस से सेकंड नंबर पे आते हैं क्वेश्चन, लैग्रांजेस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ ही रहे हैं तो लैग्रांजेस जरूर पढ़ के जाइएगा। कॉशीज से मैंने देखे हैं कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब आप पेपर उठा के देखिए, बहुत सारे पेपर्स हैं आपके पास में, प्रीवियस पेपर आपके पास में भी होगी। हमने भी उसमें पूरी बुक डाल रखी है, आप ग्रुप में जाके देखिए, उसमें एप्लीकेशन में भी जाके देखिएगा। बुक पूरी की पूरी पढ़ी है हमारे पास में, है ना वो। तो बुक पूरी पढ़ी है, उसमें कहीं पर भी आपको कॉशीज के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि भरपूर क्वेश्चन है, नहीं है, क्योंकि लैग्रांजेस से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई भी चीज कराई जा रही है तो पूरी तरह से कराई जाए। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ में भी ऐसी ही है, अगर आपको कराया जा रहा है तो सब कुछ ही कराया जाए, है ना। ऐसा ना बोले आप आने वाले टाइम पे कि सर ये वाली चीज हुई नहीं थी एग्जाम और ये एग्जाम में आ गई है ना। तो इसलिए हम कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम भी आपको करवा रहे हैं। इंपॉर्टेंट तो है वैसे ये, ठीक है, थोड़ी है या ज्यादा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने से पहले आपको रोलेस और लैग्रांजेस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। पहले रोलेस का थोड़ा सा बता देते हैं। रोलेस थ्योरम में हमने ये पढ़ा था, ठीक है, कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। कोई फंक्शन है, सपोज करो y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, एंड ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तीन कंडीशन कौन कौन सी? कि सपोज करो ये एफ एक्स जो है, y या एफ एक्स जो है, ये कंटिन्यूस है, ठीक है, इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल a कॉमा b में कंटिन्यूस है, ठीक है, और डिफरेंशिएबल है। सपोज करो डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल a कॉमा b, और ये थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आ रहा है। तो इस केस में एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा इस पूरे कर्व में, ठीक है, सी ए कॉमा बी में, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, ठीक है, सी एक्सिस जरूर करेगा ए कॉमा बी में, सच दैट हम ये बोल पाएंगे कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव या टेंजेंट की स्लोप उस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। कैसे बताया था मैंने आपको, थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं। सपोज करो आपके पास में एक कर्व है ना, और उसका जो मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट है वो ए है, और इसका फाइनल पॉइंट है बी। फाइनल पॉइंट क्या है? बी है। तो सपोज करो इनिशियल पॉइंट पे जो वैल्यू निकली है उसका नाम है एफ ए, और जो फाइनल पॉइंट पे कर्व पे जो वैल्यू मिली है उसका नाम है एफ बी, और ये दोनों वैल्यू सेम है। मतलब सपोज करो अगर आपने फंक्शन का आंसर 4 निकाला तो ये वाले पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट पे भी 4 ही आ रहा है। तो जब हम इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो इसका कर्व जब भी बनेगा तो इस कर्व पे एक एटलीस्ट ऐसा पॉइंट जरूर होगा सी, कि जब हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो ये टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर कभी भी मान लेते हैं दो पॉइंट इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है, जिसमें फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है, यानी एफ ए और एफ बी बराबर आ रहे हैं, ये कर्व जो है ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल कर्व है, ठीक है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में। डिफरेंशिएबल है ओपन में और कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में। तो एक पॉइंट जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसपे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव या टेंजेंट की स्लोप जो होगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये होती थी रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम एक कर्व पे लगती थी। अब लैग्रांजेस थ्योरम में क्या है? लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में ये था, हमने कॉन्सेप्ट ये बताया था कि सपोज करो कि ऐसा ना हो, है ना, ऐसा हो जाए कि आपके पास में f जो है वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस इन a कॉमा b क्लोज इंटरवल में, ठीक है। दूसरा f जो है डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल a कॉमा b, ठीक है। एंड थर्ड हमने मान लिया कि एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है, ठीक है, जो पॉइंट की वैल्यूज आ रही है वो बराबर नहीं है। तो सपोज करो ये वाला पॉइंट ए है और यहाँ पे इसकी वैल्यू एफ ए निकल रही है, और ये वाला पॉइंट बी है,
है ना, और यहाँ पे इसकी वैल्यू फंक्शन की एफ बी निकल रही है। तो अगर मैं इसका कर्व बनाता हूँ तो ज़रूरी थोड़ी ना कि वो ऐसी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आ जाएगा, कर्व टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है ना। तो अब होता क्या है, अब ये बोलते हैं देन अगर ऐसा हो जाता है कि ऐसे दो वैल्यूज हैं, एफ ए ये निकल रहा है, एफ बी ये निकल रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, तो एक पॉइंट सी जरूर होगा। अब पॉइंट सी है ना, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में एक पॉइंट सी जरूर होगा, यानी इनके बीच में एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जहां पे जब मैं टेंजेंट की स्लोप निकालूंगा यानी एफ डैश सी निकालूंगा ऐसे, ठीक है, ये सी पॉइंट पे अगर मैं एफ डैश सी निकालूंगा तो उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगी। ठीक है, ये है आपकी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम तब काम करती है जब आप फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं कर पाते, यानी फंक्शन की जो एक पहले वाले पॉइंट पे, इनिशियल वाले पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वो फाइनल वाले पॉइंट पे नहीं होगी। तो अगर ऐसा होगा तो आप ये बोलेंगे कि यार अब जो है, अब इसमें टेंजेंट की स्लोप होना जीरो होना जरूरी नहीं है। तो टेंजेंट की स्लोप जीरो नहीं होगी, तो टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए एक तरीका होता है एफ बी माइनस एफ ए करो अपन बी माइनस ए करो, आपका आंसर निकल जाएगा। अब कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम का क्या काम है फिर, है ना, कॉशी का क्या काम है यहाँ पे, जो ये दोनों ने बोल दिया है बात, फिर इनका क्या काम है, क्योंकि एक कंडीशन होती है इक्वल की, एक होती है नॉट इक्वल की, दोनों कंडीशन तो ले ली, एक रोले ने ले ली, एक लैग्रांजेस ने ले ली। कॉशी ने बोला कि अगर सपोज करिए आपके पास में एक से ज्यादा फंक्शन है ना, मतलब सपोज करो एफ एक्स है एंड जी एक्स है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, ठीक है, दो फंक्शंस हैं और वो सपोज करो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है बोथ आर, बोथ क्या एफ एन जी लिखते हैं, ऐसे बहुत अच्छा नहीं लगता लिखने में ना, एफ एन जी आर, ठीक है, ये दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूस है ए कॉमा बी में, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, दोनों की दोनों क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, एफ एंड जी क्या है, आर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। और थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है, वो एफ ए वाली तो नहीं ले रहे हैं, थर्ड वाली हाँ चलो ले लेते हैं। थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जी डैश एक्स जो है वो नॉन जीरो है, क्या है, जी डैश एक्स क्या है, नॉन जीरो है। तो देन अगर आपको उस केस में पॉइंट की बात करें तो इन दोनों कर्व के बीच में इन दोनों फंक्शन पे एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C belongs to A comma B such that ऐसे समझो f डैश C अपॉन जी डैश C का अगर आप रेशियो निकालोगे तो f डैश C की वैल्यू क्या होती है, एफ बी माइनस एफ है ना, अपॉन बी माइनस एफ है ना, अपॉन जी बी माइनस जी ए, इसकी वैल्यू होगी फिर, है ना, अपॉन जी माइनस बी माइनस ए। इसमें से अगर इसको हटा दूं तो इसका आंसर एफ बी माइनस एफ अपॉन जी बी माइनस जी आ रहा है ना। तो ऐसा समझिए कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होगी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए के इक्वल होगी। बस ये थ्योरम होती है। इसमें होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा वैसे समझाता हूँ, अच्छी अपनी भाषा में समझाता हूँ मैं, है ना, रुक जाओ जरा। सपोज करो आपको ना एक ये वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, और हमने क्या करा, यहाँ पे कुछ कर्व बना दिए, जैसे सपोज करो ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी पॉइंट है, ए पॉइंट पे यहाँ से मैंने कोई स्टार्ट करके एक कर्व बनाया ऐसा, ठीक है, इसका नाम है, इस कर्व का नाम ले लो जी एक्स, क्या ले लिया, जी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इसमें इसकी वैल्यू, ये जो यहाँ पे ये जो पॉइंट की वैल्यू होगी ये जी ए हो जाएगी, है ना, और यहाँ पे ये जो पॉइंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जी बी हो जाएगी। क्या बात सही है, दोनों इक्वल नहीं है इस केस में, ठीक है। एक कर्व और बनाया मैंने, सपोज करो ए ही पॉइंट से यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठाया इसको मैंने, एक कर्व और बना रहा हूँ, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बना लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऐसा ऐसा एक कर्व और बना दिया। तो सपोज करो इस कर्व का नाम है एफ एक्स,
तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी, पहले मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ। सपोज करो यहाँ पे इसकी वैल्यू एफ ए है, यहाँ पे इसकी वैल्यू एफ बी है। तो इनमें ये थ्योरम ये कहती है कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम होगा सी। कैसा पॉइंट होगा? सी। सी जरूर एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है सी, कि जब मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे इस कर्व पे टेंजेंट की स्लोप निकालूंगा और यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप निकालूंगा, तो इन दोनों का, अब ये देखो क्योंकि ये जो थ्योरम है ये टेंजेंट की स्लोप पे काम कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों स्लोप जो है वो सेम ही है ना, लेकिन इनका जब रेशियो निकालते हैं तो रेशियो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए के इक्वल निकलता है। ठीक है, तो ये वाले टेंजेंट और ये वाले टेंजेंट का जो स्लोप का रेशियो होता है वो दे रखा है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए के इक्वल होता है, ये थ्योरम कहती है। ठीक है, बाकी इसको प्रूव करने के तरीके हैं। हम एक इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एक अलग से कर्व बनाते हैं, उसमें फिर रोलेस थ्योरम का सेटिस्फेक्शन देखते हैं कि सेटिस्फाई होनी चाहिए या नहीं चाहिए। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो है एक एक्स्ट्रा केस है, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम जो होता है वो एक एक्स्ट्रा या बोल सकता हूँ एडवांस केस होता है लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप रोलेस थ्योरम नहीं सेटिस्फाई होती, क्लियर। पहली चीज तो उस केस के लिए ही इन्होंने यहाँ पे तीसरा वाला जो चीज दे रखी है ना, जी डैश इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, उसी के लिए दिया जाता है कि अगर ये नीचे वाला पार्ट जीरो हो जाता तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब ऐसे समझिए कि नीचे वाला पार्ट अगर जीरो हो जाता है तो ये फिर ये जो होगा ना जी डैश एक्स जो होगा वो रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करने बैठ जाएगा। तो रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई ना हो इसलिए क्या करते हैं, मतलब ऐसे समझिए अगर ये जीरो हो गया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये समझ लो जीरो हो गया तो ये जी डैश सी इज इक्वल टू आप जीरो ले रहे हो, तो इसका मतलब जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए को जीरो लोगे, यानी जी बी माइनस जी ए की वैल्यू जीरो लोगे, है ना। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ जाएगी कि जी बी किसके बराबर हो जाएगा, जी ए के बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट की वैल्यू सेम आ जाएगी, जबकि ये वाला पॉइंट ऊपर है। तो ये लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम का स्पेशल केस है या एडवांस केस है, तो ये रोलिस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं वो इसमें तीसरा जो ये मैं बोल सकता हूँ पॉइंट ले रखा है कि जी डैश सी जो है, जी डैश एक्स जो है वो नॉन जीरो होना जरूरी है, उसको वो फॉलो करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल से आपको जो, अगर इतना सब कुछ नहीं पढ़ना तो सीधा से याद रखिएगा, अगर मान लेते हैं एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है एक क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में, और उसका जो दूसरा फंक्शन है, ठीक है, मतलब जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट वाला जो फंक्शन होगा वो अगर नॉन जीरो आता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो उस केस में याद रखिएगा, उस केस में ये होता है कि एक पॉइंट एग्जिस्ट जरूर करेगा इनके बीच में, ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे इन दोनों का रेशियो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के अपॉन जी बी माइनस जी के इक्वल हो जाएगा। तो ये होती है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब सर इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब क्या करना पड़ता है हमारे को, है ना, ये बड़ी बात है, पहले तो इसको ही समझना है। लेकिन क्वेश्चन आने से पहले कि आपको ये समझ में आया कि कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन क्या है, इसमें दो नेसेसरी कंडीशन है, एक्चुअल में तीन है। ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये तीन नेसेसरी कंडीशन है कि ये फॉलो होनी चाहिए, अगर ये फॉलो नहीं होगी तो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं ये देखने के लिए ना, देखिए हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन देखते हैं पहले ना आपको। देखिए जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सी ऑफ कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम on a comma b closed interval a comma b for fx is equals to e raised to power x and gx is equals to e raised to power x माइनस में in open interval a comma b where ab greater than 0 is। ठीक है, तो जनरली होगा क्या, जब भी आपको पहचान करनी होगी कि ये क्वेश्चन जो है वो लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम का है या कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का है या रोलेस का है। ठीक है, तो जनरली कॉशी और लैग्रांज में जो होता है वो बस ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा है, एक से ज्यादा फंक्शन दे रखे हैं, दो फंक्शन दे रखे होंगे, दो फंक्शन दे रखे होंगे और वो स्टार्टिंग की दो कंडीशन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को सेटिस्फाई करेगा, और जो सेकंड फंक्शन जो होगा उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए, बस वो पॉइंट रखने के बाद में अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये कॉशी का यानी कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है, और आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब आपको थ्योरम याद रखनी है सिंपल सी, थ्योरम ये है कि आपको एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी जब भी निकालना होता है तो वो होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब बी क्या होता है, ए क्या होता है,
देखो बी होती है फाइनल लिमिट जो होती है इसको बोलते हैं, और ये जो इनिशियल लिमिट होती है इसको ए बोला जाता है। अभी तो ए और बी की जगह पे यहाँ पे इन्होंने ए और बी ही दे रखा है, और कुछ और नंबर भी दे सकते हैं वो, तो कुछ भी नंबर हो सकते हैं, और यहाँ पे लिख रखा है ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है, तो इस क्वेश्चन के लिए वो पॉजिटिव है, जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो, मतलब वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वो बस वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एफ एक्स जो दे रखा है ई रेस टू पावर एक्स, यहाँ से एफ ए और एफ बी निकाल लेना है आपको। एफ ए निकालना है, एफ ए का मतलब पहली वाली लिमिट डाल के इस पे क्या आंसर आएगा, तो आएगा ई रेस टू पावर एक्स। एफ बी निकाल लेना है आपको, यानी दूसरी वाली लिमिट डाल के इस पे क्या आंसर आएगा, तो ई रेस टू पावर बी आ जाएगा। ऐसे ही आपको एफ डैश एक्स निकाल लेना है, तो वो क्या होगा, ई रेस टू पावर एक्स होगा, और इसमें इसके एक्स की जगह पे सी डाल देना, तो एफ डैश सी जो हो जाएगा वो ई रेस टू पावर सी हो जाएगा। पहला काम आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है, फिर इसी तरीके से जी एक्स जो दे रखा है वो ई रेस टू पावर माइनस एक्स दे रखा है, तो आपको सबसे पहले आपको जी ए निकालना है। जी ए कितना होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे ए की पावर माइनस ए हो जाएगा। फिर जी बी निकालना है, जी बी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस बी। फिर आपको जी डैश एक्स निकालना है, तो वो होता है माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, और यहाँ से सी डाल देना है इसकी एक्स की जगह, तो जी डैश सी की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस ई रेस टू पावर माइनस सी। ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही डालेंगे आप एफ डैश सी की जगह पे ये डाल देंगे, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर सी, ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू पावर माइनस सी, है ना, समझ में आ रहा है। अब इसको देखो, ये हो गया ई रेस टू पावर बी माइनस ई रेस टू पावर ए, ये हो गया, इसकी वैल्यू है ई रेस टू पावर माइनस बी, इसकी वैल्यू है ई रेस टू पावर माइनस ए, समझे। इसको ऊपर लेके चले जाओ, ये माइनस के ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये जब भी ऊपर लेके जाते हो पावर ऐड हो जाती है, तो ई रेस टू पावर टू सी हो जाएगा इज इक्वल टू। तो इन दोनों को भी हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ पे ना लिख के ना यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे जगह ज़्यादा है, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे, ठीक। तो e रेस टू पावर माइनस का e रेस टू पावर टू सी जो आ जाएगा वो इक्वल आ जाएगा e रेस टू पावर b माइनस e रेस टू पावर a, और इसको चाहूँ तो वन अपॉन e रेस टू पावर b लिखा जा सकता है, वन अपॉन e रेस टू पावर a लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई करो इसको इधर इन दोनों को आपस में, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा e रेस टू पावर b माइनस e रेस टू पावर a डिवाइडेड बाय e रेस टू पावर a माइनस e रेस टू पावर b अपॉन e रेस टू पावर, मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है a प्लस b, समझे। इसको ऊपर पहुंचा दो, और ये कुछ ऐसे दिख रहा है, माइनस ई रेस टू पावर टू सी इजिकल्स टू ई रेस टू पावर ए प्लस बी, और ए प्लस बी, और ये ई रेस टू पावर बी माइनस ई रेस टू पावर ए अपॉन ई रेस टू पावर ए माइनस ई रेस टू पावर बी है, तो इसमें तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये ऐसा हो जाएगा ई रेस टू पावर बी माइनस ई रेस टू पावर, इससे ये कट हो रहा है, माइनस से माइनस कट हो रहा है, तो ई रेस टू पावर टू सी इजिकल्स टू ई रेस टू पावर ए प्लस बी आ रहा है हमारे पास में, तो टू सी इजिकल्स टू आ गया ए प्लस बी की। तो मेरे को c की वैल्यू निकालनी है, तो वो a प्लस बी अपॉन टू हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है वो आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं आना चाहिए आपको, आपको बस एक फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला आता है तो लगभग सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। समझ में आ गया ना, हलवा था, इजी क्वेश्चन था, नहीं था क्या, है ना, इजी क्वेश्चन था। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत अप्रोच लगाना आना चाहिए, हो जाता है। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, ये देखो। एक क्वेश्चन ये है कि द मीन वैल्यू ऑफ सी ऑफ कॉशीज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय x जी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय x स्क्वायर इन द इंटरवल 2,3 इज, ठीक है। तो क्या दे रखिए 2.8, 2.6, 2.5 या 2.4, इन चारों में से इसका एक करेक्ट आंसर है, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, एफ एक्स जो दे रखा है वो फंक्शन देखो जरा क्या है, जी एक्स जो दे रखा है वो फंक्शन देखो क्या है। आपको इंटरवल देखो जरा 2,3 में, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, ये भी है, ये भी है, बिल्कुल सही है। डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो होते ही है ना, तो ये कॉन्टिन्यूस भी होगा। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो एफ डैश एक्स, तो क्या होगा, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर होगा माइनस में, है ना, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। फिर जी डैश एक्स निकाल लो, कैसे होता है, ये 2 को लिखना होता है माइनस में, एक पावर बढ़ा देनी होती है, तो माइनस 2 अपॉन एक्स, तो इसकी हेल्प से एफ डैश सी निकल जाएगा, माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, जी डैश सी निकल जाएगा, जी डैश सी क्या हो जाएगा, माइनस 2 बाय सी क्यूब हो जाएगा। फिर आपको एफ बी और एफ ए का मतलब समझ में आ रहा है ना, एफ ए ये होता है F2, एफ बी होता है F3, है ना, ये होता है
तो हम क्या करेंगे इसमें सीधा सीधा मतलब फॉर्मूला लगा देते हैं, एफ डैश सी डिवाइडेड बाई जी डैश सी इज इक्वल टू होगा एफ बी का मतलब होता है एफ थ्री माइनस एफ ए यानी एफ टू डिवाइडेड बाई जी बी यानी जी थ्री माइनस जी ए मतलब जी टू। ठीक, अब ये क्या करना है मुझे, ये जो एफ एक्स है ना यहाँ पे 3 और 2 रखना है एक बार, फिर जी एक्स में एक बार 3 रखना है एक बार 2 रखना है। ठीक है, तो 3 रखूंगा तो 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 रखूंगा तो 1/3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखूंगा तो 1/4 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कर रहा हूँ। एफ डैश सी और जी डैश सी को भी आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा -1/c² और ये हो जाएगा -2/c का पावर 2/c की पावर, एक मिनट, 2/c की पावर 3। माइनस से माइनस काट दो, ये पावर कट कर लो, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो ये c आ गया 2/c/2 आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 2 3 दूनी 6 हो जाता है और 2 3 6 होता है। ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा। 9 और 4 का 36 होता है शायद, है ना, 36 एलसीएम होता है, तो 9 चौक 36 हो जाता है, 4 9 36 हो जाता है। ऐसे काट दो, अब इससे 6 कम 6 6 6 36, ये 6 को ऊपर पहुँचा देंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, -1 और 6 ऊपर आ गया, नीचे बन रहा है -5, है ना, माइनस से माइनस काट दूंगा मैं, अभी यहाँ पे माइनस कट चुका है, ये हो रहा है c/2 इज इक्वल टू 6/5 आ रहा है। ठीक है, इसको ऊपर पहुँचा दो, तो c इज इक्वल टू आ रहा है 12/5, 5 को सॉरी 12 को 5 से काट दो, 5 दूनी 10 5 चौक 20, 2.4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या है करेक्ट आंसर। सिंपल है। हाँ, जैसे जैसे चीज़ें आती हैं हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, बट इट इज़ अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहते हो, है ना। वो शॉर्ट में जल्दी भी हो जाएगा, बट वो करोगे कैसे आप, है ना। क्लियर। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये लो, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में पहला फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी एक्स है, 4,6 के इंटरवल में आपको निकालना है इसकी वैल्यू। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4.85 डज नॉट एग्जिस्ट भी बोल रखा है, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट भी बोल रखा है 1/x² पे। वो आप चेक कर लो कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, बोल रहा है कि ये डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये है या नहीं, चेक कर लो। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो गया, फिर तो किसी काम का ही नहीं हुआ ऑप्शन, है ना। क्लियर। चलो देखो, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मेरे को लिखने का थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिल जाए, हर बार स्पेस की कमी हो जाती है। तो एफ एक्स को कंसिडर कर लो आप 1/x, जी एक्स को कंसिडर कर लो क्या 1/x², अभी करा था इसको सॉल्व में। तो पहला इसका क्या करो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो -1/x² आ जाएगा, हाँ है ना। कैसे आता है आपको, मैंने वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, नहीं पता तो ये देख लो, d/dx 1/x⁴n का जो होता है ना, होता है -n/n+1। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होता है, जैसे मान लेते हैं 1/x² का कर रहे हो आप, ठीक है, तो n की जगह पे ये नंबर होता है, ये नंबर क्या है 2, तो -2 लिखना है और एक पावर बढ़ा देनी है बस आपको, जैसे आप बढ़ाओगे आपका डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा। इसमें भी यही काम करें, तो -1 एक पावर बढ़ा दी, ठीक है, तो 1 की पावर तो 2 हो गई। क्या करेंगे कि f'(c/g'(c) लिख लेंगे यहाँ पे। पहला ये, तीसरा और चौथा ऑप्शन तो बेकार है। तीसरा ऑप्शन में बोला कि कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस तो है ही, डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, है ना। दूसरे वाले में डिफरेंशिएबिलिटी मना कर रखी है, ये भी ऑप्शन बेकार है, तो पहले या दूसरे में से इसका कोई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, है ना, अपॉन जी बी माइनस जी ए के इक्वल, है ना। अब देखो एफ डैश सी जो है वो -1/c² है, तो ये हो जाएगा -1/c², -1/c², और ये हो जाएगा -2/c की पावर 3। एफ बी की जगह पे आपको कुछ नहीं करना है, ये जो लिमिट है ये डालनी है 6, तो 1/6 हो जाएगा। एफ ए की जगह पे आपको ये जो दूसरी लिमिट है वो वाली डालनी है, क्या है 4, तो 1/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, 1/6 का स्क्वायर 36, 1/4 का स्क्वायर 16। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम होता है शायद 12 होता है ना, 6 दूनी 12 होता है, 4 तिये 12 होता है, ओके। 36 और 16 का एलसीएम 72 होता है शायद, है ना, 72 आता है 16 के टेबल में, नहीं आता शायद, आता है, नहीं आता 16 के टेबल में 72 नहीं आता।
तो 128 हो जाएगा क्या इसका एलसीएम? 3616 एलसीएम निकालना पड़ेगा क्या? 3616 का एलसीएम निकाल लो, काम करो। ठीक है, सबसे पहले तो इसको 2 से करेंगे 18 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 9 400 से 9 चौक 36, 36 दूनी 72 गुणा 2, ठीक है, 7 दूनी 14 होते हैं ना, 72 गुणा 2, 144 आ रहा है क्या? 144 एलसीएम आता है इसका, ठीक है। और 36 से 144 कितनी बार में कटे होगा? ये शायद 4 बार में कट होगा, है ना। और 16 से शायद 9 बारी में कट होगा, है ना। 16 नंबर 144 होता है, ठीक है। अब ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 12 का स्क्वायर होता है तो 12, तो ये 12 से 12 बार कट हो गया। इस 12 को ऊपर शिफ्ट करेंगे, पुराने वाले क्वेश्चन के हिसाब हो गया, ठीक है। एक पावर यहाँ पे बचेगी, पूरा कट हो गया, माइनस से माइनस कट हो गया, तो c/2 होगी। तो -1 × 12 डिवाइडेड बाई माइनस का 5, ऐसे आ रहे। इससे इसको काट दो, c इज इक्वल टू 24/5 आ रहा है। तो c इज इक्वल टू 5 चौक 20 हो जाते हैं, 5 अट्ठे 40 हो जाते हैं, 4.8 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे करना है। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी कि ना हो हमारे से, है ना। हो गई है, आंसर निकल गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। क्या आपको समझ आ गया? बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, इसको नोट कर लो। आप एक और क्वेश्चन दे देते हैं, इसका आंसर आपको निकालना है, और मुझे लगता है, हाँ चलो इस पर स्टार्ट करो। आपको क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच f(x) इज इक्वल टू log x एंड gx इज इक्वल टू log 1/x। दो फंक्शन दे रखे हैं, log x और log 1/x, ठीक है। ये है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 1 आंसर आएगा इसका, दूसरा दे रखा है 1.5 आएगा, तीसरा दे रखा है आपको कि इसका आंसर कुछ और आएगा, चौथा दे रखा है कुछ और आएगा, ठीक है। तो बताओ इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? स्टार्ट कर दो। मैं बोलूं? देखो f(x) दे रखा है आपको, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, f'(x), log x का कितना होता है 1/x, g'(x) निकाल लो। अब log 1/x का वो चेन रूल से करेंगे, पहले तो 1/x का करेंगे, log का करेंगे तो 1/1/x आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 1/x का फिर से करेंगे, 1/x का, तो 1/x का फिर से करेंगे तो -1/x² होता है। इसको ऊपर पहुंचा तो x इंटू -1/x², इससे इसको काट दो, -1/x आ रहा है। तो log 1/x का कितना आ रहा है? माइनस का 1/x आ रहा है। अब आपको क्या करना है, f'(c) निकाल लो। f'(c) निकालने के लिए क्या करना है, 1/c हो जाएगा, g'(c) निकाल लो, -1/c हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं भाई साहब। f'(c) डिवाइडेड बाई g'(c) इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन gb माइनस ga, ठीक है। तो fb की जगह पे हम क्या करें, देखो इसकी जगह पे हम तो 1/c रख लेते हैं पहले, इसकी जगह पे -1/c। fb की जगह पे हम क्या रखते हैं, fb की जगह पे ये log 2 हो जाएगा, और fa की जगह पे क्या हो जाएगा, log 1 हो जाएगा। log 1 की तो वैल्यू 0 होती है वैसे, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे log -2 हो जाए, नहीं log 1/2 होगा ना, log 1/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, log फिर 1 हो जाएगा, है ना, ये भी 0 हो गया। और यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है, पता क्या, आपने नोटिस नहीं करा, पता नहीं आपने कर लिया। ये तो मैं ठीक है, मैं यहाँ पे log 2 -0 लिख दूंगा, इसको मैं चाहूँ तो 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ, मतलब ऐसे log 1/2 को 2 की पावर -1, फिर -1 को बाहर ले लूँगा तो माइनस का log 2 आ जाएगा। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमको c की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे c कट जा रहा है। आपने नोटिस करा, ये देखो, ये c ही कट गया, इसका आंसर -1 आ रहा है, और इधर सॉल्व कर रहे हैं तो इधर भी -1 आ रहा है। यानी इक्वेशन तो ठीक है, हमने सब कुछ सही करा, -1 सेटिस्फाई भी हो रहा है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, साफ सा। कभी भी अगर ऐसा होता है कि c ही कट गया, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सारी वैल्यूज पे फंक्शन जो है वो मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है, यानी 1 से 2 पे कुछ भी वैल्यू लो, सब पे मीन वैल्यू थ्योरम जो होगी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो कभी अगर ऐसा होता है, आपसे पूछा जाएगा सी क्या हो सकता है, तो सी सब कुछ हो सकता है फिर इनमें से कुछ भी।
तो 1 2 के बीच में कुछ भी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कई बार इसमें नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन होता है, नन ऑफ दीज नहीं लेना फिर उस केस में आपको, है ना, ये लेना। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बोला था एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड जी डैश एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0। कॉशी की थ्योरम की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। बताया नहीं है उसने कॉशी थ्योरम लगाओ, लेकिन इसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हो, ठीक है। जी डैश एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0, f1 4 दे रखा है, f2 16 दे रखा है, f डैश एक्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ जी डैश एक्स दे रखा है, g2 इज इक्वल टू 4 दे रखा है। तो बताओ g1 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। 3/2 होगी, 5/2 होगी, 7/2 होगी या 9/2 होगी। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, बना लोगे इसका आंसर? बना लो, ले लो 40-45 सेकेंड, ज़्यादा लेना तो ज़्यादा ले लो। ठीक है, इसमें तो सब कुछ दे रखा है, कोई आपको डेरिवेटिव तो करना ही नहीं, सीधा कॉशी थ्योरम लगाओ, है ना। कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं? CMVT लिख देता हूँ, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, क्या होती है? एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, है ना, सिंपल सिंपल, अपॉन जी बी माइनस जी ए, यही होती है ना। बस ठीक है, हो गया ना, सॉल्व हो गया, देखो हो गया, हो गया। देखो एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकाल दो। एफ डैश एक्स कितना दे रखा है देखो क्वेश्चन में, 8 टाइम्स ऑफ जी डैश एक्स दे रखा है। तो अगर मेरे को एफ डैश सी निकालना होगा तो वो 8 टाइम्स ऑफ जी डैश सी के इक्वल होगा। आई बात समझ? तो 8 टाइम्स ऑफ जी डैश सी लिख दो अपॉन जी डैश सी, तो यहाँ पर है ही पहले से। एफ बी का मतलब होता है एफ ये थोड़ा सा हटाता हूँ, सेकंड वाली लिमिट, फर्स्ट वाली लिमिट, सेकंड वाली लिमिट, फर्स्ट वाली लिमिट, ये मतलब जैसे ये होगा एफ, क्या क्या लिमिट थी यहाँ पे, 2 और 1 है ना, हाँ 2 और 1, तो f2 माइनस f1 अपॉन g2 माइनस g1 ऐसे। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो कुछ नहीं, f2 की वैल्यू उठाओ, f2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 16, f1 की उठाओ 4, g2 की वैल्यू उठाओ 4, g1 पता नहीं, निकालना है मेरे को। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज को बस सॉल्व करो, आंसर खत्म हो जाए। ठीक है, अब देखो इससे ये कट हो गया, 8 बचा यहाँ पे, 16 में से 4 गया, 12 बचेगा, तो 8 इज इक्वल टू 12 वन 4 माइनस जी1। ठीक है, इसको उठा के उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 चौक हो गया 32 माइनस 8 जी1, है ना, इज इक्वल टू 12। इसको इधर शिफ्ट कर दो, 32 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 जी1। ठीक है, 32 में से 12 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 20, है ना, डिवाइड में 8 बचा दो इज इक्वल टू जी1। ठीक है, इससे इसको काट दो, कितनी वैल्यू बैठ रहा है, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 दुनिया, तो 5/2 इज इक्वल टू आ गया जी1। तो जी1 की वैल्यू कितनी आएगी 5/2, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगर आपका भी 2 ऑप्शन निकला तो वो करेक्ट है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट है। समझ में आया? क्वेश्चन टफ नहीं था ये, अगर आपको ऐसा लग रहा है क्वेश्चन टफ था तो आपको गलत लग रहा है, क्वेश्चन तो ईजी है ना, आपसे नहीं हुआ, वो बात अलग है। समझ गए? कोई डाउट है यहाँ पे? पक्का कोई डाउट नहीं है? समझ में आ गया अच्छे से? चलो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलो एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ऑप्शन जो है ना वो थोड़े से गड़बड़ थे, तो मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए हैं इसके ना। तो क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, जी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है लॉग एक्स। बोला गया है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम करके सी की वैल्यू निकालो, यूज करके निकालो। ठीक है, बताओ 2,5 का इंटरवल है। ठीक है, तो ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, 2a है 5b है, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो चलो बना लो इसको, एक आंसर बताना, सही बताना। इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने एक चीज समझाई है कि यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं, तो एफ एक्स दे रखा है मॉड एक्स माइनस 1, एक जी एक्स दे रखा है लॉग एक्स, है ना। कभी भी अगर आपको ऐसे मॉड्यूलस में कभी फंक्शन दिया जाता है, लॉग एक्स का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1/x होता है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव। मॉड्यूलस में कभी भी कोई फंक्शन दिया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ना इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहिए, आपको इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहिए। जैसे x माइनस 1 है ना मॉड के अंदर, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। जो ये x की वैल्यू आई है ना, जो ये x की वैल्यू आई है, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, इससे इसका ग्राफ पता लगता है, यानी इसका ग्राफ 1 पे टच करा, इधर से ये पॉजिटिव है, इस तरफ 1 से छोटे के लिए नेगेटिव है। अब आपको देखना है कि कौन से इंटरवल में आप वैल्यू चेक करना चाहते हो, तो 2 से 5 में
2 से 5 में यानी यहाँ से लेके 5 तक आप वैल्यू चेक करना चाहते हो, तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो याद रखिए ग्राफ एक इंक्रीजिंग कर्व है 2 से 5 में, तो इसका मतलब ये होगा जो मॉड x -1 है यहाँ पे प्लस का हो जाता है और यहाँ पे माइनस का होता है, तो ये सिंबल यहाँ से डिसाइड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको ना इसका पॉजिटिव सिंबल लेना है। मैं दोबारा से बोलता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट से पता लगेगा कि फंक्शन प्लस का खुलेगा मॉड में या माइनस का खुलेगा, क्योंकि ये दो सिंबल खुलते हैं इसके, एक तो प्लस का एक माइनस का। माइनस का तब खुलता है जब इससे पीछे के लिए चेक करोगे, प्लस का तब खुलेगा जब इसके आगे के लिए चेक करोगे। तो अभी 2 से 5 के लिए चेक करो तो इसके आगे के लिए चेक करो तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, यानी एफ एक्स की जो वैल्यू है ना वो एक्चुअल में प्लस का x-1 है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपको करना है, वो होगा 1, क्योंकि x का 1 होता है, 1 का 0 होता है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखा हमने, तो 1 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। आगे बात समझ में। अब आपको सबसे पहले एफ डैश सी निकालना है, ये 1 होगा, जी डैश सी निकालना है, ये 1/c होगा, ठीक है। और फॉर्मूला जो कहता है वो कर दो, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, है ना, किसके इक्वल होता है, एफ बी, बी का मतलब है f5 माइनस f1 यानी f2 अपॉन g5 माइनस g2। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1/c हो गई, इज इक्वल टू f5 कितना है, तो आप बोलेंगे सर f5 अभी निकाला नहीं, निकाल लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ये 5 यहाँ पे डालना है, डाल सकते हैं। तो 5 - 1 कितना होता है, तो होता है 4। फिर f2 निकालने के लिए आपको 2 डालना है यहाँ पे, तो 2 - 1 कितना होता है, 1 हो जाता है। अपॉन यही यहाँ पे भी करना है, तो 5 यहाँ पे डालना है, फिर आपको क्या करना है, 2 यहाँ पे डालना है, तो ये हो जाएगा 1/5, है ना, 1/5 नहीं, अरे अरे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव log 5 है ना, log 5 माइनस log 2 ऐसे होगा, समझ गए। तो अब देखो ये c ऊपर जा सकता है, तो c इज इक्वल टू 4 - 1 3 हो गया। log 5 माइनस log 2 को log 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी होती है log x माइनस log 5 की, log x अपॉन 1 वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम कैसे लगाते हैं, कहीं पे डाउट तो नहीं है, आपको पूरा समझ में आ रहा है। तो ये हमारी क्लास थी क्वेश्चन मीन वैल्यू थ्योरम की, आई होप आपको पूरी क्लैरिटी आई होगी इसमें, और हमने समझाने की कोशिश तो वैसे करी है। आई होप आपको समझ में भी कुछ ना कुछ आया होगा, नहीं आया होगा कुछ समझ में तो आप हमारे को बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। कोर्स की आप चिंता मत करिएगा, कोर्स पूरा कराने की जिम्मेदारी हमारी रहती है, तो हम उसको पूरा निभाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे।